नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो में पार्ट 9 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक वीडियो कवर कर चुके हैं और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हुए, जो साल भर के जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं उसको कवर किया जा रहा है। साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो बीपीएससी आने वाले हैं, साथ साथ बीपीएससी टीचर हो गया या फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे एनटीपीसी और एसएससी का एग्जाम भी है, इसमें कवर हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू रूप से डिस्कशन को भी देखते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप किस पड़ोसी देश को सर्वाधिक आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव किया गया है? इन द यूनियन बजट 2025-26 इंडिया हैज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विच नेबरिंग कंट्री इन लाइन विद द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो जानते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कब लाया गया था? तो जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो 2014 में इसकी शुरुआत की जाती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और इसमें जो भारत के आसपास के जो देश है, जैसे कि नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सब जो देश हैं, श्रीलंका हो गया, तो इसको क्या करना है, तो इसको उस तरह से कुछ फंडिंग दी जाएगी, कुछ बजट के अनुसार दिया जाएगा। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा फंडिंग इस बार 2025-26 बजट में दिया गया भूटान को, और इसमें 2150 करोड़ रुपए की है जो फंडिंग दी गई थी बजट में। ठीक है, वैसे ही नेपाल को भी दिया गया, तो नेपाल को लगभग कितना, तो 700 करोड़ के आसपास दिया गया। और इसमें मालदीव को थोड़ा सा, मालदीव के साथ टेंशन हुआ था जिस कारण से पहले घटा दिया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है और इसमें इस बार 600 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई है। ठीक है, और इस तरह से दिया जाता है। टोटल की बात करते हैं तो टोटल फंडिंग कितनी दी गई, तो 5483 करोड़ रुपए टोटल दी गई थी। ये बजट 2025-26 में टोटल दी गई थी, उसी में से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा किसको, भूटान को दिया गया। और भूटान के साथ भारत क्या करता है, तो पनबिजली का उत्पादन भी करता है, साथ साथ ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, क्योंकि भूटान एक ऐसे जगह पे स्थित है जो भूटान चीन और भारत के बफर स्टेट के रूप में काम करता है। और ये भारत के साथ इसकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। भूटान के राजा कौन है, तो भूटान के किंग की बात करते हैं, तो इसमें भूटान के किंग कौन है, तो इसमें नामग्याल वांगचुक, इसका नाम क्या है, तो नामग्याल वांगचुक। और अभी आपने न्यूज में सुना हुआ सबसे जो खुश रहने वाला देश में कौन, भूटान शामिल है। और साथ ही साथ ये अभी जो स्टॉक मार्केट में काफी है, जो ये अपना शेयर मार्केट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, जिस कारण से काफी चर्चा में भी रहा, कौन, भूटान। और बात करते हैं तो मालदीव के साथ रिलेशन बदल गया, जिस कारण से आपने देखा कि मोहम्मद म्यूजी जो क्या है, तो मुख्य रूप से प्रो चाइना है, प्रो चाइना यानी चाइना के आधार पे ये है जो काम करता है। ठीक है, और ये इस तरह से भारत के जो बजट बढ़ाया गया, इस कारण से क्या, तो चाइना को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कि भारत ने उसको इस तरह से बजट में अपना है जो कुछ फंडिंग दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 2014 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाया, और उसी के बाद 2015 में सागर मिशन भी लाया था। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। रीजन की बात करते हैं कौन, तो इसमें इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडियन ओशन के आसपास जो प्रमुख देश हैं उसको भी सहायता करना है, ये भारत का ये प्रमुख कर्तव्य रहेगा। और इस सागर योजना को कब शुरू किया गया था, तो 2015 में शुरू किया गया है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बाद 2015 में इसको सागर योजना को भी शुरू किया गया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, यानी कि इंडो पैसिफिक कह सकते हैं, या इंडियन ओशन के क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों को या देशों को क्या करना है, तो उसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, साथ साथ सुरक्षा भी देना और उसका वृद्धि भी कराना है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। और ये किसके द्वारा बजट पेश किया गया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कब 1 फरवरी 2025 को किया गया। और ये साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं और कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री टू एनहांस आधार ऑथेंटिकेशन। आधार की बात करते हैं तो आधार एक्ट कब आता है, तो शुरू में ये 2009 से शुरू होता है। और सबसे पहले जानते हैं कि आधार का जनक कौन, किसे कहा गया, आधार का जनक, आधार लाने का कह सकते हैं सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो जिस कारण से आधार का जनक कि जो इन्फोसिस के सीईओ हैं, इन्फोसिस के पहले ये सीईओ रह चुके, नंदन नीलकेनी, क्या इनका नाम है, तो नंदन, नाम याद रखना, नंदन नीलकेनी, क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना है, नंदन नीलकेनी इन्फोसिस के रह चुके हैं, इन्फोसिस के हैं। ठीक है, और
ये 2009 में आधार योजना शुरू की जाती है। कब? 2009 में। और पहला जो आधार कार्ड बनता है, पहला आधार कार्ड बनता है ये 2010 में पहला आधार कार्ड बनता है। साथ ही साथ ये कितने डिजिट का होता है? तो ये 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का होता है। और आपको ये बस याद रखना है कि क्या ये सिर्फ एक पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है। एक नागरिक का प्रमाण ये नहीं तय करता कि कोई नागरिक इससे है। ठीक है, तो ये बस एक निवास प्रमाण पत्र के रूप में, निवास और पहचान पत्र के रूप में है, जो इस तरह से मुख्य रूप से क्या, तो ये कहाँ पे निवास कर रहा है उसका पहचान पत्र है, जो इस तरह से बताता है। ठीक है, ये नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है, नागरिकता आप हैं कि नहीं इससे कोई मतलब इसका आधार से नहीं है। ठीक है, उसके लिए सिटीजनशिप का है, जो उस तरह से होना चाहिए। तो नागरिकता को ये डिसाइड नहीं करता है कौन? सिटीजनशिप। मुख्य रूप से भारत में रह रहे हर निवासी और नागरिक में फर्क होता है। निवासी इसे रेसिडेंट बोलते हैं, यानी कि भारत में कोई भी आदमी यहाँ रह रहा है तो उसे निवासी कहते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर पाकिस्तान का हो, कोई भी हो तो यहाँ निवासी हो गया। लेकिन नागरिकता उसे मिलेगी जो भारत का सच्चे में नागरिक होगा, उसे सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और इसका जो कंट्रोल करता है, कौन करता है? UIDAI करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह किया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। कब? 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका अभी जो अध्यक्ष है UIDAI के, तो ये कौन है? भुवनेश कुमार है। कौन? भुवनेश कुमार इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो ये UIDAI के तो भुवनेश कुमार है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यह किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, क्या? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI के द्वारा यह जारी किया गया। और MITI के सचिव किसके द्वारा? सचिव कौन है? भी S कृष्णन के द्वारा यह जारी किया गया, ये इसके सचिव हैं। ठीक है, चलिए ये सब आपको याद रखते हुए चलना है। और जानते हैं कि आधार में आपको क्या होता है? आधार कार्ड जब बनवाने जाते हैं तो उसमें आपको मुख्य रूप से आपका फिंगरप्रिंटिंग लगता है, आइरिस का जो आंख में जो पुतली होती है उसकी स्कैन की जाती है। साथ साथ आपका जो डेमोग्राफिक कुछ डाटा मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर्स का नेम क्या है। तो इस तरह के आपके जो रेसिडेंस है, आवास है, उसके बारे में जानकारी इसमें मांगी जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार हेतु किए गए प्रावधानों में कौन से इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें बिहार में बजट में दिया गया एक अच्छा अमाउंट इस बार दिया गया था, जिस कारण से चर्चा में बिहार रहा। और इसमें मखाना बोर्ड बनाने की बात की जाती है। मखाना जो भारत का यह राज्य है बिहार, जिसमें क्या करता है, लगभग बिहार का जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है वो, जैसे कि इसमें भागलपुर हो गया, या फिर इसमें मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया, ये सब क्या है, तो मिथिला का जो प्रमुख क्षेत्र है इसमें लगभग 85 से लेकर 90% तक की मखाना की खेती यहीं पे की जाती है। और ये मुख्य रूप से जल में है, जो इस तरह से जल में एक पुष्प खिलता है और वहां से इसको तोड़ करके इस तरह से काफी है जो हेक्टिक काम है। ठीक है, और इसको कम से कम टेम्परेचर कितना है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पे इसको है जो उगाया जाता है मखाना को। और इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। क्या? तो ब्लैक डायमंड भी इसे कहा जाता है, काला हीरा। ठीक है, ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इस तरह से इसके मखाना बोर्ड की स्थापना से क्या होगा कि वहाँ के आसपास के जो किसान हैं जो यह खेती कर इसका उत्पादन करते हैं, उनको प्रोसेसिंग जैसे टेक्नोलॉजी में भी सुविधा मिलेगी। साथ साथ उसको उन्नत टेक्नोलॉजी, साथ साथ उसमें उसको प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया उसको समझाया जाएगा, आसान बनाई जाएगी। पश्चिम कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। तो इस तरह से ये बिहार के लिए दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी की गई, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की यहाँ पे स्थापना की गई। इसमें कोसी को जानते हैं कि कोसी बिहार में प्रमुख रूप से कुख्यात है। किसके लिए? तो यह बिहार के जो उत्तरी जिला है उसमें बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। और ये अपना जो धारा बदलती है, धारा बदलने के लिए भी कुख्यात है। कहाँ पे कहाँ ये मुड़ के चला जाएगा कोई पता नहीं है। इस कारण से इसके नहर का परियोजना के लिए इस तरह से वित्तीय सहायता भी दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितना, तो इसमें परियोजना में यह है जो वित्तीय सहायता दी गई है किसके लिए? तो ये 50,000 हेक्टेयर, 50,000 हेक्टेयर है। हेक्टेयर का है जो इस तरह से हेक्टेयर का
जमीन का उस तरह से पानी वहां पे उस तरह से दिया जाएगा ताकि वहां के खेतों को भी उस तरह से सुविधा मिल सके। ठीक है, और जानते हैं कि इसमें और भी दिया गया है कुछ कुछ। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की गई और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की भी बात की गई। क्या? तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड में अंतर समझ लीजिए। तो ग्रीनफील्ड क्या होता है कि पूरी तरह से नया, पूरी तरह से जहां पे कोई पहले एयरपोर्ट नहीं था वहां पे उस तरह से नया, जैसे अभी मान ले कि कह सकते हैं कोई ऐसी जगह जहां पे कोई पहली बार है जो एयरपोर्ट बनाने की पेशकश की गई, तो उसे ग्रीनफील्ड यानी पूरी तरह नया। ब्राउनफील्ड इसका मतलब कि पहले से है लेकिन मरम्मत उसको किया जा करके पूरी तरह से एक क्या करना है, उसको डेवलप करके उसको क्या, तो उसको और भी अच्छा से विकसित करके बनाया जाएगा, तो उसे ब्राउनफील्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी पटना में, बिहटा में बनाने जाने की बात की गई। ठीक है, और भी बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी इसको बढ़ोतरी करने की बात की गई। साथ ही साथ आपने देखा कि आईआईटी पटना में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई। आईआईटी पटना में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई थी इसके तहत, और साथ साथ इसमें मेडिकल कॉलेजेस भी खोले गए। क्या? मेडिकल कॉलेजेस भी इसमें खोले गए। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस भी इसमें खोलने का है जो विचार किया गया। साथ ही साथ इसमें पटना मेट्रो जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें कुछ ज़्यादा फंडिंग बढ़ाकर इसमें दी गई ताकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम इसमें आसानी से हो जाए। तो इसलिए कोई भी स्टेटमेंट इसमें आंसर में गलत नहीं है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ों को याद रखते हुए चल सकते हैं। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ? तो पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कहाँ लोकेटेड है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कहाँ? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में यह लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे इसे बायो बैंक को फ्रीजिंग बैंक भी कहा, फ्रीजिंग बैंक भी कहा जाता है, फ्रीज बैंक। इसमें क्या? तो प्रमुख रूप से वैसे संकटग्रस्त जीव जंतु या फिर जो जानवर होते हैं जो पूरी तरह से अब विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनके डीएनए को या उनके सेल्स को, उनके टिश्यूज को कलेक्ट किया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। किसमें? तो ये बायो बैंक में किया जाता है ताकि जो आने वाली पीढ़ी उस तरह से और भी जनरेट किया जा सके। तो ये कहाँ पे? तो इस तरह से बनाया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। और यहीं पे अरिगनार अन्ना की बात करते हैं तो ये कहाँ? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है अरिगनार अन्ना यहाँ देख सकते हैं। अन्ना मतलब ये जो तमिलनाडु में जाते हैं तो अन्ना बोला जाता है उस तरह से। नंदनकानन प्राणी उद्यान की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है। और यहाँ पे भी आगे भविष्य में इस तरह से किया जाएगा। क्या? तो इस तरह से जूलॉजिकल ये बायो बैंक बनाए जाने की बात किया जा रहा है। साथ साथ दिल्ली नेशनल पार्क, दिल्ली में भी इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान में भी है जो इस तरह से काम किया जाना है। तो इस तरह से भी वहाँ भी चर्चा में है कि आगे आने वाले समय में दिल्ली राष्ट्रीय उद्यान में भी इस तरह से बनाए जाएंगे। क्या? तो बायो बैंक बनाए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से बायो बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? लिक्विड नाइट्रोजन को उपयोग किया जाता है किसमें? तो इसको प्रिजर्व करने के लिए। और इसमें कितना? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको प्रिजर्व किया जाता है। किसको? तो डीएनए हो गया, डीएनए सैंपल हो गया, साथ साथ इसमें सेल्स हो गया, टिश्यूज वगैरह, इसको यहाँ पे कंजर्व करने की बात की जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और सिंगालीला नेशनल पार्क भी पूछा जाएगा, न्यूज में ये रहा है। तो सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है जो वेस्ट बंगाल में। कहा? वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में ही बुक्सा टाइगर रिजर्व है। क्या? बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। तो ये सब भी याद रख सकते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ही है, ये ध्यान रखना है। असम की बात करते हैं तो असम में इस तरह से चिड़ियाघर के साथ साथ इसमें और भी है। नमेरी नेशनल पार्क कहाँ है? नमेरी असम में है। साथ साथ काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, तो ये कहाँ है? ये सब ये असम में लोकेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में संसद में अनुवाद सेवाओं में शामिल किए गए भाषाओं में निम्न में कौन शामिल नहीं है? देखिए टोटल ये भारत सरकार का
के इस तहत जो भाषा को प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग भाषाओं में। तो ये देख सकते हैं कि संसद में भी इस तरह से लाया गया कि अनुवाद सेवा यानी कि जो ट्रांसलेशन, जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको ट्रांसलेट किया जाए कौन कौन से भाषा में। तो यह टारगेट है कि आने वाले समय में टोटल जो शेड्यूल 8 यानी अनुसूची 8 में जो दिया गया है भाषाओं का जिक्र किया गया है, इसमें टोटल 22 भाषा दिया गया है, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश को छोड़ के अब सरकार की कोशिश क्या है, तो सरकार की कोशिश है कि इसमें क्या तो 22 भाषा में इसका क्या तो संसद के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल शुरू में 10 किया गया था, इसको बढ़ा के फिर 6 और बढ़ा दिया गया, तो 6 यही बढ़ा दिया गया फरवरी 2025 में। और इसमें वर्तमान में कौन कौन, तो इसमें देख सकते हैं इसमें मणिपुरी को भी ऐड किया गया है, संस्कृत को भी ऐड किया गया है, लेकिन इसमें मैथिली को क्या तो इसमें अनुवाद सेवा में कौन शामिल नहीं है इसकी बात कर रहा है। तो इसमें मैथिली को भी शामिल किया गया है, संस्कृत, मणिपुरी ये सब शामिल किया गया है। और इसमें याद रखना है, इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसमें कोई नहीं है। और साथ साथ जो 6 लोगों को जोड़ा गया, 6 भाषाओं को जोड़ा गया, इसमें बोडो है, क्या बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्कृत, मणिपुरी, उर्दू, मणिपुरी और उर्दू। तो इस तरह से 6 भाषाओं को जोड़ा गया। हालांकि संस्कृत का जो जोड़ा जाना था तो इसमें है जो तमिलनाडु के तरफ से है जो क्या, इसमें थोड़ा सा आलोचना भी किया गया कि तमिलनाडु जो अभी 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें मात्र संस्कृत बोलने वाली की भाषाओं की बोलने वाले कितनी संख्या था, तो 73,000 मात्र है जो भारत में इस तरह संस्कृत बोलने वाले की संख्या थी, जिस कारण से एक बोलने मैंने कितना कम होने के बावजूद इसमें क्या तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स लाना ये सही नहीं है, ट्रांसलेट होना, तो इसके लिए विरोध भी किया गया था डीएमके सरकार के द्वारा। लेकिन फिर संसद के जो अध्यक्ष हैं ये लोकसभा स्पीकर, तो इन्होंने कहा कि क्या तो इसमें जो संस्कृत की पुरानी प्राचीन महत्ता है उसको हम बरकरार रखने के लिए इस तरह से किया गया है, उसको संजोने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र अग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिटी ने किसके सहयोग से शुरू किया गया है, तो एआई पावर्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अग्री हब हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी इन कोलैबोरेशन विद होम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आईआईटी इंदौर के द्वारा के साथ यह जो किया है। और मुख्य रूप से एग्री हब की बात करते हैं तो इसमें आईआईटी इंदौर की सहायता से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा, इसमें डीप लर्निंग का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि इसमें एग्रीकल्चर में और भी विकास किया जा सके। इसमें लो प्रोडक्टिविटी जो हो रहा है यानी कि उत्पादकता कम हो रहा है उसको और भी बढ़ाया जा सके। साथ साथ आपको ध्यान रखना है, तो इसमें और भी आईसीएआर की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही में इसका जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन बताना है आपको। तो मांगीलाल जाट, मांगीलाल जाट अभी वर्तमान में क्या है, तो इसके राष्ट्र क्या है, तो इसे प्रेसिडेंट है, मांगीलाल जाट है। ठीक है। और केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, यानी इंडियन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो इसका है जो हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1985 में की गई। कब, 1985 में इसके स्थापना कहाँ, तो ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और इसका 1985 में स्थापना सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो ठीक है, और भी बात करते हैं, जैसे कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आलू की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। कपास की बात करते हैं, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है जो नागपुर महाराष्ट्र में है। और बात करते हैं कृषि वानिकी, क्या, तो कृषि वानिकी की बात करते हैं, यानी एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जो झांसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, झांसी उत्तर प्रदेश में है, झांसी यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सब चीजों को याद रखते हुए बढ़ना है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या था, एग्री है स्थापित करने का मकसद कि उसमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में लाना है और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्शन करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है। तो वाटरशेड का मतलब क्या होता है कि वाटरशेड यानी कि कोई नदी जा रही है, कोई नदी बह रही है, यहाँ से पानी बहुत ज्यादा है, पानी का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन उसका वेस्टेज जा रहा है, काफी है जो उस तरह से जा रहा है। तो इसको मोड़ करके एक छोटे से तालाब या झील या फिर उस तरह से टैंक में जाकर स्टोर कराना है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या तो कृषि का प्रोडक्शन किया जा सके। तो कृषि का या फिर उसका एक्वाकल्चर मछली उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जा सके, तो उसके लिए वाटरशेड योजना है जो शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा, तो इस तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक है जो भाग के रूप में इसको विलय कर दिया गया था बाद में। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें मुख्य रूप से क्या, तो इसका मुख्य मकसद क्या कि वन ड्रॉप मोर क्रॉप। क्या इसका मुख्य मकसद क्या था, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि ODMC के रूप में यह काम करता है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, तो इसमें एक क्या, तो इस तरह से पाइप जाएगा, जहां फसल रहेगा, फसल यहां माना कि है, तो इसी के आसपास ये बूंद है जो एक बूंद इस तरह से पानी इस पे फुहारा मारेगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत यह काम किया गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लाया गया था, तो 2015-16 के आसपास इसको लाया गया था। ठीक है, और इसको फिर ये वाटरशेड विकास योजना को तो शुरू में लाया गया था, कब 2009-10 में इसको लाया गया था, 2009-10 में इसको लाया गया था, लेकिन इसको फिर 2015-16 में इसको मर्ज कर दिया जाता है, किसमें, विलय कर दिया जाता है, किसमें, तो इसमें ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही भाग बना दिया जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर ही वाटरशेड यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्री अभी वर्तमान में केंद्रीय कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव है। ठीक है, और बात करते हैं जल शक्ति अभियान की बात करते हैं। तो जल शक्ति अभियान को 2019 में शुरू किया गया था, और इसको फिर जाकर 2021 में नाम दिया गया क्या, तो इसका नाम दे दिया गया था कैच द रेन प्रोग्राम। इसी के तहत शुरू किया गया था, कैच द रेन, यानी कि वर्षा की जो बूंदे हैं उसको क्या करना है, कंजर्व करना, उसको स्टोर करना है, और उसको एग्रीकल्चर या फिर आने वाले भविष्य के आसपास आने वाले जो समय पीरियड है उसमें क्या इसका यूज किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से जल शक्ति में अभियान की बात करते हैं। जल जीवन मिशन की बात करते हैं, तो अभी ये लेटेस्ट अभी न्यूज में है, क्योंकि यह क्या, तो 2019 में इसको शुरू किया गया था, और 2024 तक इसको पहले टारगेट में रखा गया था कि 100% है जो जल कनेक्शन, 100% जल कनेक्शन होना चाहिए। साथ साथ इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, साथ साथ इसमें क्या, तो लगभग 55 लीटर पर व्यक्ति पर है जो उस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, तो 55 लीटर पर व्यक्ति को पानी इस तरह से देना इसका है जो मुख्य उद्देश्य रहा, लेकिन यह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, और 2024 तक कितना, तो 80% ही कवर कर पाया। हालांकि कुछ क्षेत्र जैसे गोवा ऐसा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बिहार ऐसे क्षेत्र अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, जिस कारण से इसी को बढ़ा दिया गया। कब, 2028 तक अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है, और तो 80% इधर और 20% को उधर ग्रामीण क्षेत्रों में कवर करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो इसको कब, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं, इसको कब, तो 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2015, डायरेक्टली आपको डेट पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर ऑप्शन सी। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। यानी इंडिया एम्स टू अचीव द टॉप 25 रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय विच ईयर थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक पीएम गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो लॉजिस्टिक का बात करते हैं तो क्या होता है, तो लॉजिस्टिक मुख्य रूप से जो जैसे कि पोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, बंदरगाह अगर डेवलप नहीं है, कोई सड़क बंदरगाह डेवलप नहीं है, या फिर बंदरगाह के आसपास का क्षेत्र जो मेन सिटी से कनेक्ट करना है, क्या सड़क कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यदि आपका सही तरीके से नहीं, वहां पे बिजली सही तरीके से नहीं पहुंच है, तो क्या होगा, इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो बढ़ जाएगा, जिस कारण से सरकार को ज्यादा नुकसान भी
सहना पड़ता है, जिस कारण से इसी बंदरगाह के जो प्रमोशन करने के लिए, इसको और भी अच्छा करने के लिए क्या करना है, सरकार ने अभी सागरमाला योजना शुरू किया था 2014 में। उसके बाद सड़कों का निर्माण करने के लिए क्या किया, तो इसमें भारतमाला योजना शुरू किया। उस तरह से फिर क्या, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को कम करने के लिए, जिस कारण से भारत सरकार ने अब क्या, तो ये 10% से बिलो हो गया है। क्या 10% से बिलो हो चुका है, 10% से बिलो। और ये भारत सरकार का यह टारगेट है कि और भी इसे नीचे है जो सिंगल डिजिट में ही मेंटेन करना है, 5%, 3%, 4% तक ले जाना है आगे भविष्य में। तो इस तरह से क्या, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इसी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा पीएम गति शक्ति योजना, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऐसे लाए जाते हैं ताकि लॉजिस्टिक सेक्टर को और भी इनरिच मिल सके और भी इसको क्या, बढ़ावा मिल सके। तो इसका भारत सरकार का यह टारगेट है कि कब तक इसको कर देना है, तो 2030 तक ऐसा कर देना है कि टॉप 25 में आ जाएं। अभी वर्तमान में ये 38वां ये रैंक है भारत का। अभी वर्तमान में रैंक कितना है, 139 देशों में 138 रैंक है। 39 कंट्री में 38वां यह रैंक है किसका, ये भारत का रैंकिंग है। और ठीक है, तो ये सब इसको करना है। और बात कर सकते हैं तो लॉजिस्टिक का जो खर्च होता है पूरे जीडीपी का कितना, तो लगभग इसमें खर्च 13 से 14% है जो सिर्फ लॉजिस्टिक में चला जाता है, जिस कारण से एक जीडीपी का लगभग कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो लगभग 1/8 भाग है जो कि कहाँ जा रहा है, तो लॉजिस्टिक में ही खर्च हो जा रहा है, जिस कारण से भारत सरकार का काफी है जो इस तरह से नुकसान हो रहा है। इसी को कम करना है, क्या इसको कम करना है। अगला है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया, यानी कि इन विच ईयर वाज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट पास्ड। इसमें फूड, जैसे आप कोई मार्केट में कोई भोजन आ रहा है, कोई खाद्य पदार्थ आ रहा है, उसको एक लेवलिंग किया जाता है एफएसएसएआई के द्वारा। क्या, फूड एफएसएसएआई के द्वारा किया जाता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें देखेंगे कि उस पर मुहर लगा होता है। इसके द्वारा क्या प्रमाणित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ है जो खाने लायक है, और इसमें क्या क्या इसमें कंटेंट्स दिए गए हैं, जैसे सॉल्ट कंटेंट क्या है, इसमें अल्कोहल सही या नहीं, इसमें और भी जैसे जिस तरह का वो फूड है या फिर बेवरेज है, यानी पीने वाली वस्तु है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, फूड में क्या है तो उसमें कौन से कैल्शियम कितनी है, इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, उसका भी उसमें जिक्र दिया जाता है। तो ये एफएसएसआई की बात करते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ देख सकते हैं यह कब एक्ट लाया गया था, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में इसको लाया गया था। कब, 2006 में इसको लाया गया था। ठीक है, और एफएसएसएआई की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर यह काम करता है। तो ये किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। और वर्तमान में ये मंत्री कौन है, तो ये जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। इसका अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष कौन है एफएसएसआई का, तो इसकी अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष इसका नाम है पुण्य सलीला श्रीवास्तव, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कब लाया, तो 2006 में यह लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महोत्सव है और ये राज्य है। सिमोलू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले आ रहा है वहां से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमको आ क्या रहा है, तो खजुराहो जानते हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में है, और वहीं पे मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ, तो मध्य प्रदेश, यानी कि बी का 4, बी का ऑप्शन में 4 कहाँ कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब अगला है कि थाईपुसम त्योहार। थाईपुसम त्योहार ये जानते हैं कि कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है। हमने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है आपको, मंथली करंट अफेयर्स। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। तो थाईपुसम त्योहार कहाँ, तमिलनाडु, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट मिल गया। और भी देख लेते हैं, आदि महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। और इसमें जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो आदिवासी जनजाति है उसके बारे में क्या करना, उसके जो उसका जो संस्कृति है उसको बचाव करने के लिए इस तरह से आदि महोत्सव अभी हाल ही में 2025 में नई दिल्ली में किया गया। सिमोलू महोत्सव कौन बच गया ऑप्शन, तो ये असम में किया गया सिमोलू महोत्सव। अभी हाल ही में 2025 में सिमोलू महोत्सव मनाया गया, कहाँ, 2025 में। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताना है जहां से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाल ही के विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। ऐसा क्वेश्चन है जो बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री बने हैं
मोहन चरण मांझी वो कौन से ओडिशा के संसदीय क्षेत्र से आए थे? ठीक है, तो उसका आंसर क्योंझर था। क्या? क्योंझर उड़ीसा में था। क्योंझर उड़ीसा में था। और ये यहाँ से कौन चुने गए थे? तो वहां के मुख्यमंत्री कौन? मोहन चरण मांझी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ये कहां से? तो ये दिल्ली के शालीमार बाग से ये चुनाव लड़ रही थी और यहाँ से जीत भी हासिल की। और जानते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी को हराकर अपनी नई सरकार स्थापित किया और इसमें रेखा गुप्ता के सहित इसमें 6 कैबिनेट मंत्री ने इसमें क्या किया है? तो इसमें है जो शपथ लिया कि 6 कैबिनेट मिनिस्टर है जो इसमें शपथ लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क कहां बनाया गया? इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन में सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क तो बनाया गया, लेकिन उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। कहां? हिमाचल प्रदेश के दभोटा में। हिमाचल प्रदेश के दभोटा में बनाया गया। कहां? दभोटा। दभोटा जो कहां है? नालागढ़ में। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ है। ठीक है, दभोटा नालागढ़ में यह बनाया गया है। दभोटा नालागढ़ में यह बनाया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन और भी हो सकता है दे दे। तो ये कहाँ है? तो सोलन। सोलन में बनाया गया, सोलन में। ठीक है, ये कितना का? तो 1 मेगावाट का यह बनाया गया। 1 मेगावाट का बनाया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में 1 मेगावाट का। और ये इसमें लगभग खर्च कितना है? तो 9.04 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क है। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं तो यह शुरुआत किया गया था कब? 2023 में। और इसके तहत क्या? तो हर एक साल भारत सरकार के द्वारा 2030 तक क्या करना है? हर एक साल 5 मिलियन मीट्रिक टन क्या करना है? ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। इस तरह से क्या? तो हरित ऊर्जा को और भी आगे बढ़ाना है। हाइड्रोजन को कहा जाता है क्या? तो भविष्य का ईंधन, यानी फ्यूचर फ्यूल। तो भारत क्यों ना करे ऐसा इन्वेस्ट की हाइड्रोजन का विकास हो, हाइड्रोजन एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में है जो विकसित हो। अगला है कि एशिया की पहली आदमकद एनिमेट्रोटोनिक हाथी कहां बनाया गया? कहां इसका अनावरण किया गया? तो पहली बार इस तरह से बनाया गया है। एशिया का पहला है जो लाइफ साइज एनिमेट्रोनिक एलिफेंट, और ये हाथियों की तरह नकल करता है, उसकी तरह से देखता है, उसकी तरह बिहेव करता है। तो ये कहां पे? बेंगलोर में इस तरह से बनाया गया। कहां? बेंगलोर में है जो बनाया गया। ठीक है, अगला है कि एन प्राउड इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? केरल के द्वारा शुरू किया गया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से, इसका आंसर इधर, इसका आंसर इधर भी मिल सकता है। तो एन प्राउड इनिशिएटिव किसके द्वारा? तो इसमें एक नेशनल प्रोग्राम था जो लॉन्च किया गया था, किसके? केरला गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो वैसे ड्रग्स जो मिसयूज है या फिर उसका यूज नहीं किया जा सकता, उसको क्या करना है? उसको डिस्पोज करना है, उसको डिस्पोज करना है, उसको खत्म कर देना है। तो ये एन प्राउड इनिशिएटिव क्वेश्चन पूछ सकता है किसके लिए? तो ये सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। माई नरेगा ऐप ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो माई नरेगा, जिस तरह से मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिसका स्थापना कब होता है? जिसकी शुरुआत होती है मनरेगा की 2006-07 में की जाती है। 2 अक्टूबर 2006 में इसकी शुरुआत होती है, 2007 से इसको लागू किया जाता है। और माई नरेगा ऐप है जो किसके द्वारा? तो राजस्थान के द्वारा। ये भी हाल ही में वहाँ के जो बाड़मेर जिला है राजस्थान में, वहाँ के क्या कलेक्टर है कौन? ये भी जानते होंगे, जो 2015 की IAS टॉपर टीना डावी वहाँ की कलेक्टर है, जिसके द्वारा यह शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो माई नरेगा ऐप। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कहाँ? तो बाड़मेर राजस्थान। ठीक है, और ये टीना डावी यहाँ से ये अभी क्या है? तो यहाँ के DM है, कलेक्टर है, कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें सारे ऑप्शन क्या है? तो गलत है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 यानी सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है। तो चारों के चारों सही सुमेलित नहीं, यानी कि इस तरह से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य कौन सा है? तो विच स्टेट हैज टॉप्ड द लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इसे क्या? तो इसे लोकल डिवोल्यूशन इंडेक्स भी कहा जाता है। क्या? डिवोल्यूशन इंडेक्स भी इसको कहा जाता है, डिवोल्यूशन इंडेक्स। और मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? तो इसमें किस तरह से लोकल
जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से उसको पावर का डिवोल्यूशन किया गया, पावर डिवोल्यूशन इंडेक्स कह सकते हैं क्या, पावर डिवोल्यूशन इंडेक्स, यानी किस तरह से उसको पावर मिला है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, यानी कि उसको पंचायती राज स्तर पे किस तरह से वो अपना एक्शन ले सकेगा ताकि वहाँ पे जो जो भी सुविधाएं उसको जनरेट करनी है वहाँ की जनता के लिए, जैसे कि वहाँ क्या तो पंचायतों में जैसे जल की मनरेगा के तहत काम दिलाना, साथ ही साथ वहाँ नहरों का निर्माण कराना, सड़कों का निर्माण करना, ऐसे कुछ कुछ काम उसको दिए जाते हैं। यदि उस वहाँ पे अच्छी तरह से काम कौन किया है तो इसमें कर्नाटक है जो पहले स्थान पे आ जाता है। कर्नाटक पहले स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पे इसमें केरल आ जाता है। क्या, तीसरे स्थान पे केरल इसमें आ जाता है जो इस तरह से काम किया है लोकल गवर्नेंस पे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जानते हैं ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को आगे प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका सॉरी यहाँ पे कर लेंगे। केरला क्या है, तो केरल है जो दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु है जो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जमा बीमा यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस से संबंधित कथन है, उस पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा इसमें कथन है जो क्या सही सही दिया गया है। अगला है कि पहला ऑप्शन कि जमा बीमा बैंक के विफल होने की स्थिति में जमाकर्ताओं की जमा राशियों की सुरक्षा करता है। तो जमा बीमा बैंक यही करता है कि क्या, तो बैंक यदि विफल हो गया, यानी बैंक में आप पैसा जमा किए और बैंक है जो क्या दिवालिया हो गया, तो आपका पैसा कहाँ जाएगा, तो पैसा का ही क्या करना है, तो सुरक्षा प्रदान करना है। और ये किसके द्वारा यह किया जाएगा, तो यह किया जाएगा आरबीआई के द्वारा ही। एक प्रभाग है कौन, डीआई, क्या इसका नाम है डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इस तरह से यह काम करेगा, आरबीआई के अंदर में काम करेगा और यही क्या करेगा, इसमें सुनिश्चित करेगा कितना किसी का जैसे बीमा जो करा रहा है उसका कम से कम उसका जो पैसा जो भी जमा किया है किसी भी बैंक में, चाहे वो भारत के किसी भी बैंक में, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या फिर लोकल सेल्फ जो बैंक होते हैं, छोटे छोटे बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गए, तो उसमें उसकी क्या, तो उसको उस तरह से किया जाएगा सुरक्षा, जहाँ पे बीमा इस तरह से किया गया। और पहली बार बीमा है जो इस तरह से स्टार्ट होता है कहाँ पे, तो ये 1962 से शुरू होता है और इसमें पहली बार 287 बैंक में इस तरह से इंश्योरेंस किया गया था, 287 बैंक को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला है कि यह किसी भी सीमा तक मुआवजा सुनिश्चित करता है, भले ही बैंक धन वापस न कर सके, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि यह 5 लाख तक है जो क्या, तो जमा है जो इसमें सुनिश्चित करता है। लेकिन है जो कभी कभी क्या होता है कि इसमें भारत सरकार ने अभी प्रयास किया है कि हो सकता है कि आगे वो 5 लाख से लिमिट जो दिया गया है 5 लाख उसको आगे बढ़ाया जा सके, तो 5 लाख को आगे बढ़ाने की भी बात करता है। आरबीआई द्वारा स्थापित नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह कवरेज प्रदान करती है, तो ये नेशनल एनपीसीआई का यह काम नहीं है। एनपीसीआई जानते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या, तो ये सब जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे यूपीआई, जो भीम, फोन पे, ये सब जो काम करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन, वो एनपीसीआई के अंदर ही ये सब काम करता है। इसके तहत कवर जमा राशियों में बचत खाते, सावधि जमा, सहकारी समिति की जमा राशि को आदि शामिल नहीं किया गया है। इसमें बचत खाता है, सावधि खाता है, अर्जित जमा है, तो ये सब इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसमें ये सहकारी समिति को जमा राशि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही सिर्फ सही है, यानी ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखते हुए चलना है। और डीआईसीजीसी की स्थापना कब होती है, तो 1978 में इसकी स्थापना की जाती है। कब, 1978 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी की बात करते हैं, तो एलआईसी की स्थापना कब होती है, 1956 में होती है, जो मुख्य रूप से क्या, ये बीमा है जो कराने का प्रयास सबसे पहले एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है लोगों को कि बीमा से वो जुड़ जाए। ठीक है, अगला है कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई, तो जैसे ही ये उस समय जो चुनाव दिल्ली में चल रहा था उसके पहले भारत सरकार ने, ये भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया था, जिस कारण से ऐसे कहाँ पे, तो ये पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी जगह है, यह बर्थ क्या, तो ये बूथ है, वहां से शुरू किया गया था और वहां पे इस तरह से एक थीम जनरेट किया गया था, लगाया गया था, चंद्रयान से चुनाव तक। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कि वोट इट इज योर राइट, वोट इट्स योर राइट। जानते हैं कि वोट देना आपका अधिकार है, आर्टिकल 326 के अंदर यह दिया गया है, आर्टिकल 326 में अंदर दिया गया है। लेकिन राइट टू वोट एक क्या फंडामेंटल राइट नहीं है, एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि आप इसके
यदि आपको वोट देने से रोका जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये क्या है, एक विधिक राइट है। ये क्या है, एक क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी विधिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो जानते हैं कि 3 तरह के है जो इस तरह से शासन लगाए जाते हैं। पहला है जो नेशनल इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, और ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा क्या, तो दूसरा ये आर्टिकल 356 और 365, आर्टिकल 356 और 365 के आधार पे राज्यों में इस तरह से क्या लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये गवर्नर के रिकमेंडेशन पे भी लगाया जाता है। तो 356 क्या करता है, तो ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। वहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट को, यदि मान ले कि बिहार सरकार है, बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाए, जैसे कि अभी आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में दिया गया था क्या कि ये मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल के समय आपको है जो 8 बजे लाइट उस तरह से बंद, कुछ समय के लिए बंद करना था, लेकिन कोई राज्य कहा है कि हम बंद नहीं करेंगे, तो इस कारण से उस पर हो सकता है उस पर कार्रवाई भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला, तो इस कारण से आर्टिकल 356 और 365 के आधार पर राज्यों में इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा बार कहाँ, सबसे ज्यादा बार अभी तक लगाया जा चुका है, सबसे ज्यादा बार ये मणिपुर में लगाया जा चुका है। और ये पहली बार कब मणिपुर में लगाया था, 1967 में लगाया था, लगभग 8 दिनों के लिए लगाया गया था। और वहीं भारत की बात करते हैं तो पहला बार कहाँ पे, कौन से राज्य में पहली बार भारत में लगाया गया था, तो पंजाब में लगाया गया था पहली बार। कब, 1951 में लगाया गया था। वहीं बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी कई बार लगाया जा चुका है, और ये पहली बार 1968 में बिहार में लगाया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये सब याद रखना है। तो सबसे ज्यादा बार अभी तक का कितना, तो 11 बार लगाया जा चुका है, ये मणिपुर में लगाया जा चुका है ये राष्ट्रपति शासन। और यहाँ मणिपुर ये छठा स्टेट ऐसा बन गया था, ये छठा स्टेट बन गया था, ये जो 1967 में पहली बार लगा था, तो मणिपुर छठा स्टेट भारत का बन गया था जहां पे पहली बार इस तरह से लगाया गया था। कहाँ, नेशनल इमरजेंसी, ये सॉरी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा राज्य है जो अभी तक, जहां पे राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगाया गया है। तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पे नहीं लगाया गया, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य अभी वर्तमान में है जहां पे अभी तक नहीं लगाया गया है। नहीं लगाया गया क्या, नहीं, ठीक है, नहीं लगाया गया अभी तक, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण जानते हैं कि कब होता है, तो 2000 में होता है। और तेलंगाना ये कब राज्य बनता है, तो 2014 में बनता है। क्या आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है 2014 में, और ये कहां से, तो ये 2000 में बनता है, किससे अलग होकर, तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बनता है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द रिसेंटली कंक्लूडेड 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 एंड व्हाट पोजीशन डिड इट गेट इन द मेडल टैली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें टोटल इंडिया ने 24 मेडल जीता और इसमें हासिल किया पहला से दूसरा स्थान, और पहला स्थान चीन के द्वारा हासिल किया गया। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये साउथ कोरिया में खेला जा रहा था। कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ, तो ये साउथ कोरिया में, इस तरह से साउथ कोरिया के कहाँ पे, तो गुमी में खेला गया। कहाँ, साउथ कोरिया के गुमी में, गुमी एक जगह शहर है, वहां पे खेला गया। कहाँ, गुमी। ठीक है, गुमी याद रखना है। और यहाँ पे इस तरह से इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो 24 मेडल जीता गया, इसमें कैसा कैसा था, तो 8 गोल्ड था, 10 सिल्वर था, और क्या, तो इसमें 8 10 16 अवार्ड क्या है, तो ये ब्रॉन्ज था। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है। मुख्य रूप से जो रैंकिंग हासिल की जाती है किसके आधार पे, तो गोल्ड के ही रैंक के आधार पे, यानी कितने गोल्ड जो जीता उसमें उसको टॉप पोजीशन रखा जाता है, बाकी सब काउंटिंग के लिए होता है। अगला है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये इसका इस बार विजेता बनी है 2025 में, और ये कौन सा 72वां मिस वर्ल्ड था, 22nd, और ये विजेता कौन, सुचाता चुआंगश्री, और ये कहाँ की, तो थाईलैंड की पहली ऐसा विजेता बनी है। थाईलैंड पहली बार मिस वर्ल्ड है जो जीता है, और ये पहली बार इसकी विजेता बनी है। इसके पहले चेक गणराज की जो बनी हुई थी, कौन, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, कौन, प्लिस्कोवा,
ठीक है, ये 71वीं में बनी थी, 71वीं बीपीएससी पीटी में यह जो क्वालिफाई की थी। अब 72वीं हो गया बीपीएससी में। ये है जो ये मिस वर्ल्ड बनी है कौन, सुचाता चुवांगसेरी। 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, यही थी कौन, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। यह जो एसडीएम फर्स्ट रैंक लाई थी और ये 72वीं में टॉप कर गई है। ये थाईलैंड की है सुचाता चुवांगसेरी। तो इस तरह से याद रखना है, चेक गणराज्य की है। और ये आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजन की बात करते हैं तो आयोजन इसका हुआ था हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद। कहाँ, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत का ऐसा पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है। तो पहला ऐसा, यानी कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो जानते हैं प्रधानमंत्री सौर क्या, तो सौर घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की जाती है और उसके अंतर्गत इस तरह से क्या सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाता है। और जानते हैं कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में क्या हुए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में क्या होता है, तो इसमें 300 यूनिट तक की बिजली है जो आपको फ्री, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। साथ साथ इसमें लगभग 40% के आसपास सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जो वैसे जो अपने छतों पे या अपने घरों के ऊपर क्या जो सोलर प्लेट लगाएंगे। ठीक है, उसको 40% सब्सिडी भी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से भारत सरकार का टारगेट है कि 2027 तक 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घर पर क्या करना है, तो इस तरह से सोलर प्लेट लगा देना है। और 2026 तक कितना, तो 40 लाख, 40 लाख घर तक यह टारगेट रखा गया है। अभी हाल ही में दमन एवं दीव के एक शहर है और वहां पे दीव जहाँ पे इस तरह से किया गया है और उसका जो घोषणा किया गया था किसके द्वारा, तो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, तो प्रहलाद जोशी के द्वारा यह घोषणा किया गया था, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा किया गया था। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। और ये कितना मेगावाट किया है दर्ज, तो 11.88 मेगावाट, 11.88 मेगावाट, यानी कि ऐसा 11.88 मेगावाट से अपनी बिजली की जो जितनी जरूरतें हैं सोलर एनर्जी से अपना ये प्राप्त करेगा और ये पूरी तरह से इसमें कवर अप अपना कर लेगा। तो सारा सोलर एनर्जी पे ये वेस्ट रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बाहरी से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भारत सरकार के द्वारा जो बजट में अनाउंस किया गया था, कब, 2024 में इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, 2024 में। और इसमें टोटल 75,000 करोड़ रुपए है जो इसमें की है, जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी। इसको आने वाले समय में बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पुर्तगाल में 2025 के संसदीय चुनावों के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द 2025 पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन पोर्तुगल। तो इसका आंसर लुइस मोंटेनेग्रो हो जाएगा। लुइस मोंटेनेग्रो, वहां पे विवाद चल रहा था पोर्तुगल में कि वहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाया जा सकेगा। तो जो पिछली सरकार थी वो है जो इसके जो विरोधी थे, उसने कहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार ये कर दे, ये क्या करेगा, तो इसमें कर देगा। लेकिन इसने फिर कहा कि हम जिसमें कोई भी सुधार या कोई भी बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। तो इस कारण से ये फिर से है जो लुइस मोंटेनेग्रो यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव, ये प्रधानमंत्री चुनाव ये जीत गए थे। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कौन है, तो मार्सेलो डी सूसा, मार्सेलो डी सूसा, इसका नाम क्या है, मार्सेलो डी सूसा। इसकी राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल, तो इसका कैपिटल कहाँ है, लिस्बन है। पुर्तगाल की लिस्बन इसकी कहाँ है, कैपिटल है कहाँ, लिस्बन। इसका मुद्रा क्या है, तो यूरो मुद्रा है, यूरो इसका मुद्रा है। साथ साथ और भी कुछ ध्यान रख सकते हैं, यह है यूरोप का देश है, यूरोप का सबसे पुराना राष्ट्र राज्य है। जब इसकी सीमा को कब बनाया गया था, सीमा इसका निर्माण किया गया था कब, 1139 में। कब, 1139 में इसका सीमा को निर्माण किया गया था। कब, 1139 एडी में। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पुराना यूरोप का सबसे पुराना राष्ट्र शहर है। वहीं बात करते हैं यूरोप का सबसे
पश्चिमी जो भाग है वो भी पुर्तगाल है। सबसे पश्चिम यानी कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो यही देश है। सबसे पश्चिमी में जो देश है यही पुर्तगाल है, पुर्तगाल है। और पुर्तगाल याद रखना है, पुर्तगाल के कौन सा भाग है, तो ये काबो दा राका, काबो दा राका इसका जो पोजीशन है, काबो दा राका, काबो दा राका शहर है, काबो दा राका। ये कहाँ पे, तो ये पुर्तगाल में, यही सबसे पश्चिम है जो यूरोप का यहाँ पे जगह है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जानते हैं कि सबसे जो पहली बार भारत में कोई यूरोपियन कंट्री ट्रेड करने आता है कौन, पुर्तगाली ही आता है। और ये कब आता है, तो इस तरह से 1498 में वास्को डी गामा के रूप में भारत आता है। कब, 1498 में वास्को डी गामा आता है। उसके बाद और भी पुर्तगाली शासक इससे जुड़ते हुए चल जाते हैं, बाद में फिर एक लंबा कतार लग जाता है यूरोपियन कंपनी का। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा डिस्कशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक आ रहा है, और इस सबसे बड़ी बात यह है कि सीरीज का इतना अच्छा से बनाया जा रहा है, सारे तथ्यों को, सारे ऑप्शंस को कवर अप किया जा रहा है, लेकिन फिर भी है जो बहुत अच्छा है जो व्यू नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है पता नहीं, लेकिन आप लोग है जो शेयर नहीं कर पाते हैं, शायद इस कारण से ये भी हो सकता है। तो आप वीडियो को, इस पूरे सीरीज को, मास्टर सीरीज को शुरू शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल में भी कहीं कहीं शेयर कर सकते हैं, ताकि है जो इस वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके, साथ साथ हमें भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि इससे है जो क्या है ये मोटिवेशन भी मिलता है, साथ साथ आने जो मैनेजमेंट है वो भी देखती है कि किस तरह से वीडियो पे ज़्यादा व्यू जा रहा है, किस तरह से वीडियो को देखा जा रहा है, किस तरह से शेयर किया जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और इस सीरीज को शेयर करेंगे, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।